इमेजिन दिन में 13-13 घंटे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो, हॉस्पिटल्स में सर्जरी होना बंद हो जाए क्योंकि पूरे देश में दवाई ही ना हो तो, यहाँ तक कि एग्जाम्स भी कैंसिल करने पड़े क्योंकि पेपर खरीदने के लिए पैसे ही ना हो तो। यह है कहानी श्रीलंका की, जो आज उनके सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उससे कई ज्यादा पैसा उन्होंने बोरो किया हुआ है। आज बेसिक चीजें खरीदने तक श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर्स है और उनको इस साल 8.6 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं। श्रीलंका की सिचुएशन को हम एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं, यानी हर साइड से जो भी गलत हो सकता है वो सब श्रीलंका के साथ हुआ। चलिए इस प्रॉब्लम को जानते हैं और देखते हैं कि भारत अपने इस सदर्न भाई को कैसे मदद कर रहा है। सबसे पहले श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी मेजरली दो चीजों पर निर्भर है, टूरिज्म और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जिनमें मेजरली गारमेंट्स, टी, रबर और कोकोनट शामिल। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होने के बाद पूरी दुनिया ने इस नए देश को बड़े ऑप्टिमिज्म से देखना स्टार्ट किया। रीजन था जियोग्राफिक लोकेशन। मुंबई, दुबई, शंघाई, ये शहर डेवलप हुए क्योंकि वो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा ट्रेड यानी ज्यादा पैसा। इंडियन ओशन में श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट को ईस्ट से जोड़ सकता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स डेवलप करने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। तो रिच कंट्रीज ने श्रीलंका में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 1983 से श्रीलंका में एक सिविल वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट के लिए अनस्टेबल समझा। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता था, वही पैसा नेशनल सिक्योरिटी में खर्च होने लगा। ये सिविल वॉर 2009 में रुक जरूर गई, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी। श्रीलंका ने डेवलपमेंट की बस ऑलरेडी मिस कर दी थी। फिर भी हाई होप्स के साथ हम्बनटोटा पोर्ट नाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर श्रीलंका यूएस के पास गई, जहां के एनालिस्ट ने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। जब श्रीलंका ने इंडिया को इन्वेस्ट करने के लिए कहा, तो इंडिया ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और श्रीलंका को एडवाइस भी दी कि ये प्रोजेक्ट पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर श्रीलंका चाइना के पास गई और उनसे लोन लेकर उन्होंने ये पोर्ट बनाया। एज प्रेडिक्टेड बाय एवरीवन, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, जो चाइना को भी पता था। चाइना की स्ट्रेटेजी माइंड ब्लोइंग है। चाइना डेवलपिंग देशों में पैसे लगाता है, चाइनीज कंपनीज उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैसा चाइनीज बैंक लेंड करते हैं, और जब इकोनॉमी पर प्रेशर आता है तब चाइना उन प्रोजेक्ट्स को फेल होते हुए देखता है। फिर वही प्रोजेक्ट्स चने के दाम पर उस कंट्री से खरीद लेता है, इंटरेस्ट भी कमाता है, प्रॉफिट भी कमाता है और इंटरनेशनली अपनी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। श्रीलंका में होने वाले 70% डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाइना ने फंड किए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट, जो श्रीलंका को एक ट्रेड हब बना सकता था, वो भी फ्लॉप हो गया और मजबूरी में उन्हें वो पोर्ट चाइना को 99 ईयर लीज पर देना पड़ा। इन सारी चीजों की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी ऑलरेडी शेकी ग्राउंड्स पर खड़ी थी। जो भी डेवलपमेंट था वो लोन्स के बेसिस पर था, जिसे पे करने का कोई ठोस प्लान नहीं था। इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती थी। एंटर कोविड। कोविड की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया, टूरिज्म पर डिपेंडेंट सारी इंडस्ट्रीज ठप हो गई। कोविड की जस्ट पहले वहां की सरकार ने वैट को 15% से 8% कर दिया। इंटेंशन था कि लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, लेकिन स्पेंड करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। टैक्स कम करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हुआ। श्रीलंका में आने वाले 13% टूरिस्ट इंडिया से थे और 16% रशिया से। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से टूरिज्म में हुई इस गिरावट को आने वाले कुछ समय में रिकवर करना इम्पॉसिबल। टूरिज्म से, एक्सपोर्ट से फॉरेन रिजर्व्स यानी डॉलर्स श्रीलंका में आते थे। ये क्राइसिस 2 साल चलने की वजह से एक्सपोर्ट कम होता गया और इंपोर्ट बढ़ता गया। एज अ रिजल्ट फ्यूल, शुगर, राइस, व्हीट ऐसी एसेंशियल चीजें खरीदने के लिए श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। इसमें पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या क्राइसिस हुआ, इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। तो भारत इससे क्या सीख सकता है? श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, बेसिक चीजें भी इंपोर्ट करता था। वहां के फार्मर्स ने डाइवर्सिफाई नहीं किया। रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से वहां से आने वाला व्हीट और सनफ्लावर ऑयल बंद हो गया। ये सिचुएशन हमें रिमाइंड करता है कि 1960s में लाल बहादुर शास्त्री जी के अंडर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से भारत एटलीस्ट फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बना, वो कितना इंपॉर्टेंट। श्रीलंका में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा। श्रीलंका से रेफ्यूजीज इंडिया में आएंगे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंडिया उन्हें एक्सेप्ट भी करेगा। भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को ऑफर की है, जिससे उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकते हैं। फरवरी में भारत ने पेट्रोलियम के लिए $500 मिलियन का शॉर्ट टर्म लोन दिया। फर्टिलाइजर्स देकर हम श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं। करेंसी स्वैप का ऑप्शन उन्हें दे रहे हैं। श्रीलंका के बड़े क्रिकेटर्स इंडिया को थैंक यू कह रहे हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो चीजें होती हैं उनका इम्पैक्ट हम पर भी होता है। जहां चाइना अपने प्रॉफिट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, वहां भारत मदद एक सच्चे दोस्त की तरह हाथ आगे बढ़ाता है। एंड दिस इज समथिंग वी ऑल शुड बी प्राउड। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।